Let's discuss about some numerical related to friction. Question number first. देखो, a body of weight 55 न्यूटन is placed on a rough horizontal surface. ठीक है, एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 55 न्यूटन है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है. A push of 5 Newton inclined at 30 degree to the horizontal plane is required to just move the body. इस बॉडी को जस्ट इसका मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हमको 5 न्यूटन का पुश देना पड़ेगा और कितने डिग्री इंक्लाइंड लोड है जो कि मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री इंक्लाइंड लोड है 30 डिग्री पे. ओके, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. म्यू हमको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. ठीक है, अच्छा देखो, अब इसमें क्या कर रहा है कि बॉडी को जस्ट मूव हो रही है. तो हमने देखा था फ्रिक्शन में हमारे पास तीन कंडीशन होता है. यदि हमारा सपोज अप्लाइड लोड यदि एफ है, यदि अप्लाइड लोड फ्रिक्शन फोर्स से कम हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स से कम हो, तो बॉडी किस में होती है, स्टैटिक कंडीशन में होती है. ठीक, और यदि अप्लाइड लोड क्या हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो काइनेटिक कंडीशन में हो जाती है. लेकिन यदि अप्लाई लोड और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाए, क्या होता है कि लिमिटिंग कंडीशन होती है. मींस लिमिटिंग कंडीशन मींस जस्ट टेन टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने वाली ही होती है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इस कंडीशन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जस्ट मूव होने वाली है. इसका मतलब जो तुम्हारा अप्लाई लोड है वो फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट इक्वल हुआ होगा. ठीक है, उससे जैसे ही थोड़ा सा भी 0.001 बढ़ेगा, बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ये जो फोर्स है, ये इंक्लाइंड लोड है, इसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में तोड़ते हैं. दो कंपोनेंट इसके हो गए, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा 5 cos 30, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जो क्या हो जाएगा 5 sin 30. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इधर इसको मूव करवाना चाह रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. F दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. ये क्वेश्चन में ये देखो डायग्राम में दिया भी है. आर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन है ना, और 55 न्यूटन क्या है इसका वेट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं. वर्टिकल इक्विलिब्रियम मींस ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो इसमें वर्टिकल में कोई ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, ऐसा नहीं कि ऊपर चली जा रही है ना. इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो यदि अप्लाइंग वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, देखो डाउनवर्ड फोर्स है 55 न्यूटन का वेट प्लस 5 साइन 30, और अपवर्ड कौन सा है, आर. ठीक है, यहां से आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये 55 और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1 बाय ये, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 55 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 57.5 न्यूटन. ये हमारा क्या आ गया, आर आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे, है ना. एट लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन क्या हो गया कि बॉडी जस्ट मूव हो रही है, मींस क्या होता है इसमें, जो अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, है ना. फ्रिक्शन फोर्स ये वाला जो मैंने बताया था. तो आपका अप्लाई लोड कौन सा, अभी 5 न्यूटन से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि हमने उसको कंपोनेंट में तोड़ चुका. हमको क्या किससे लेना है, ये 5 cos 30 पुश हो रहा है और रोक तो रहा है म्यू इंटू आर, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे. तो यहां से क्या हो जाएगा 5 cos 30 दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू इंटू आर 57.5. हमको म्यू ही तो निकालना था, है ना. यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 cos 30 अपॉन 57.5. इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और जो होगा हमारा वो क्या होगा, आंसर लगभग 0.03 समथिंग के अराउंड ऐसे कुछ आ रहा था, है ना. तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, सीधे जो इंक्लाइंड लोड था उसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. फिर हमने देखा कि इसमें क्वेश्चन में क्या है, जस्ट मूव द बॉडी ऑन द हॉरिजॉन्टल, ये कंडीशन दिया है, मींस जस्ट मूव मींस लिमिटिंग कंडीशन दिया है. क्योंकि क्या होगा कि देखो सर, तुम लोड अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये बॉडी मूव तभी होगी जब तुम्हारा अप्लाई लोड फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा. क्योंकि ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा तो वो क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगी. ठीक है, वो बॉडी मूव नहीं कर रहेगी. लेकिन जैसे ही तुम्हारा जो अप्लाई लोड है क्या होगा, उसके बराबर होगा, मींस जस्ट स्टार्ट होने वाली है मूवमेंट, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ 0.001, वो क्या हुआ, बॉडी मूव करने लगेगी.
तो हम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में किस पूछ रहा है कि म्यू की वैल्यू निकालो जस्ट मूव, मींस लिमिटिंग कंडीशन में हमने क्या किया, लिमिटिंग कंडीशन लगा दिया, और लिमिटिंग कंडीशन जैसे ही हमने लगाया हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो टू रिजिड मासलेस रॉड, दो आपके पास रॉड है वो, और वो कैसे है, मासलेस है, मास नहीं है, पी आर एंड आर क्यू, ओके, आर ज्वाइंट एट फ्रिक्शनलेस पॉइंट, ये यहाँ पे ज्वाइंट है और ये फ्रिक्शनलेस पॉइंट है, ठीक है, और पी और क्यू कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, ओके, एज शोन इन फिगर। अब वर्टिकल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन, एक वर्टिकल फोर्स है ये, जो कि कहाँ पे कर रहा है, इनके ज्वाइंट पे लग रहा है। फिर क्या क्वेश्चन में बोला, व्हेन द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल ये जो ये दो आर्म के बीच में जो एंगल होता है इसी को इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। जब ये क्या है, थीटा लेस देन 90 होता है, रॉड रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोल रहा है, यदि थीटा आपका लेस देन 90 है तो रॉड कैसी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब क्या है, देखो ऐसी रॉड है, अब ये रॉड क्या होगा कि जब ऊपर से लोड लगेगा तो ये रॉड ऐसे मूव करना चाहेगी, है ना, लेकिन क्या होगा, ये जो पी एंड क्यू सरफेस है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा होगा जो इसका क्या कर रहा होगा, मोशन का अपोज कर रहा है। तो जब थीटा लेस देन 90 है, जब एंगल इंक्लूडेड एंगल आपका क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, मींस बॉडी किसमें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक, और उस समय जो फ्रिक्शन हो रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन एट थीटा इज इक्वल टू 90, impending slip occurs simultaneously at point, जैसे ही आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 होता है, आपका क्या होता है कि मोशन, ये क्या करना, मोशन जस्ट स्लिप अकर मतलब स्टार्ट करने शुरू कर देती है, ठीक है। तो देन द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट क्यू टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पी, मींस हमको क्वेश्चन में निकालना है म्यू क्यू अपॉन म्यू पी। देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ठीक है। हाँ, अब क्या हो रहा है, थीटा जब लेस देन 90 तो ये कैसा था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। थीटा 90 होता है तो ये क्या होता है, लिमिटिंग कंडीशन आ जाती है, मींस जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट मूवमेंट करने वाली होती है, और थीटा ग्रेटर देन 90 में तो ये काइनेटिक कंडीशन में आती है। तो हमको क्या करना है, हमको इस कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन को लेके यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यू पे और कोफिशिएंट ऑफ पी पे, है ना, कितना रेशियो होगा वो हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले देखो ये जो फोर्स एफ है, ये एफ कहाँ पे लग रहा है, इनके ज्वाइंट में। इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट क्या होगा, कुछ कंपोनेंट इसका ये वाली आर्म में चला जाएगा, है ना, और आर्म क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा पी आर, है ना, और ये वाली आर्म कुछ कुछ फोर्स इस कंपोनेंट में चला जाएगा, किस पे, आर क्यू पे, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, ये नीचे से सरफेस में ये टच है तो नीचे से क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर आ जाएगा, सपोज इसको अपन बोल देते हैं N1, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा N2, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके हम दोनों पॉइंट का P और Q का दोनों का हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं P पॉइंट का, P पॉइंट का, ठीक है। तो देखो P पॉइंट का डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले नीचे से क्या आ गया आपका, नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैंने बोल दिया N1, ठीक। यहां से अब ये क्या है, ये इधर मूव करना चाहेगा ना, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, इसको अपन ने बोल दिया एफ पी, ओके। और यहां से जो फोर्स आ रहा है, ये जो एफ है, एफ के दो कंपोनेंट मैंने बताया था, पी आर, आर में एफ पी आर हो जाएगा, एफ पी आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया पी पॉइंट का, ठीक है। सिमिलरली हम क्यू पॉइंट का बनाएंगे, क्यू पॉइंट का बनाएंगे तो क्यू पॉइंट में क्या होगा, नीचे से क्या होगा N2, ठीक, इधर से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, इसको अपन बोल देते एफ क्यू, और यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा एफ, कौन सा कंपोनेंट पी था, पी आर सॉरी, ये हो जाएगा क्यू आर, ओके। सपोज ये वाला एंगल यहाँ थीटा है और ये वाला एंगल फाई है, तो जब ये वाला एंगल थीटा है तो सपोज देखो ये वाला, देखो ये एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये वाला एंगल साई है तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, यहां से साई, ठीक है। अच्छा, हमने क्या हुआ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक फ्रिक्शन में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये सपोज ये हॉरिजॉन्टल बॉडी है, इस पे आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो, सपोज एफ, इसका मास क्या है एम, नीचे क्या हो जाएगा इसका वेट mg लाई करेगा, ऊपर क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये रफ सरफेस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्या हुआ था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन है दोनों कैसे है, राइट परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ये होगा रिजल्टेंट। फिर हमने बताया था कि रिजल्टेंट किसके किसका, फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट और नॉर्मल, ये थीटा, ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता है, मतलब किसका, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक, उसका और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल क्या हो जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफपी और नॉर्मल रिएक्शन है ये 90, इनका इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट मैं किस दूसरी कलर से ड्रा करता हूँ, ग्रीन, इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐसा होगा, ये रिजल्टेंट होगा, है ना, रिजल्टेंट होगा सपोज R1, ठीक। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब देखो मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बताया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है N1 और रिजल्टेंट क्या है R1, मींस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं क्यू पॉइंट को देखते हैं, क्यू पॉइंट में देखो नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लग रहा है और ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों का यदि मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा, सपोज ये क्या है R2, ये एंगल चाहिए तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इस केस में 90 माइनस साई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अच्छा, हमको क्या निकालना है, म्यू क्यू अपॉन म्यू पी निकालना है। अब एक बात बताओ, हमने देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, होता है कि नहीं होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो हमको म्यू म्यू क्यू अपॉन म्यू पी निकालना है, तो ये बताओ यदि मैं म्यू क्यू अपॉन म्यू पी बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan, इसको अपन ले लेते हैं थीटा पी, और इसको ले लेते हैं अपन थीटा क्यू, tan थीटा क्यू अपॉन tan थीटा पी बोल सकते हैं, ठीक। ओके देन म्यू क्यू अपॉन म्यू पी tan, और यहाँ पे हमारे पास थीटा क्यू क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या है 90 माइनस थीटा, तो रख देते हैं अपन 90 माइनस थीटा अपॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस साई, ये क्या आ जाएगा cot थीटा अपॉन cot साई, सॉरी cot साई, मीन्स हम अब हम निकाल सकते हैं इसको, है ना, यहाँ से देखो मीन्स हमारा आ गया म्यू क्यू अपॉन म्यू पी, जो आ गया वो आ गया cot थीटा अपॉन cot साई, दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्वेश्चन में ये कितने दिया है 5 मीटर का और ये 12 मीटर का, ठीक है, ये जो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो cot थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका 5, और सॉरी, हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा कब 90 कंडीशन में निकालना है, 5/12 हो जाएगा, और यदि मैं cot साई की बात करूं, cot साई क्या हो जाएगा बताओ, 12, ये 90, हाँ 12/5, 12/5 हो जाएगा, हम रख देते हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे रख देते हैं, तो cot थीटा क्या है 5/12, 5/12, और वो कितना है 12/5, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, एक सेकंड में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूं, ये आएगा 5.76 म्यू क्यू अपॉन म्यू पी
एक सेकंड, कॉट थीटा 12/8, एक सेकंड। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, ऊपर कॉट साई है ना, ऊपर कॉट, हाँ यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली ये tan 90 माइनस साई होगा, इसको अपन इम्प्रूव कर लेते हैं, है ना, और यहाँ थीटा होगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉट साई, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ साई, यहाँ थीटा, तो ये उल्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 1 सेकेंड, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा 12/5, और ये हो जाएगा 5/12, है ना, उल्टा हो गया था, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5.76, ये इसका क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे देखो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसा मेंबर रखा हुआ था, थीटा जब लेस देन 90 है तो बॉडी क्या थी, हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, उस समय फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मूव करने 90 डिग्री या 90 से अबव होता है, वो लिमिटिंग कंडीशन में 90 में आ जाती है, और 90 से अबव में मूव करने लगती है। हमने क्या किया, दोनों पॉइंट का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो क्योंकि अब यहाँ पे जो फोर्स एफ है, ये ऊपर लग रहा है ज्वाइंट में, तो ये यहाँ भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा फोर्स, और कुछ यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं हमने दोनों मेंबर में देख लिया कि कितना कितना फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर हमने क्या किया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, उनके बीच का एंगल, बस वही हमने यहाँ से देखा, कैलकुलेट किया, और दोनों का रेशियो निकालिए, क्योंकि हमको पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, म्यू। ठीक है, हमने दोनों का रेशियो निकाला, ये है ना, ये इसको अपन इम्प्रूव कर, इसको हटा देंगे, निकाला, और यहाँ से हमारे वैल्यू, ठीक है।